सदस्यगण की चर्चा पूरी हुई। अब माननीय मंत्री जी अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। जी। सम्माननीय स्पीकर महोदया, सबसे पहले मैं सभी सम्माननीय सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। केवल ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर बहुत अच्छे अच्छे सुझाव विशेष रूप से इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए उन्होंने दिए और उनका ये मार्गदर्शन आगे की भविष्य की नीति बनाने के लिए बहुत उपयोगी होगा। और इसलिए मैं हृदय से सभी सम्माननीय सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। सम्माननीय स्पीकर महोदया, हम सब सोशो इकोनॉमिक थॉट्स जो है वो महात्मा गांधी जी को हमारी विचारधन के रूप में उनको स्वीकारते हैं। गांधी जी ने ये कहा था कि वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। हमको उत्पादन भी चाहिए और रोजगार भी चाहिए। और स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये कहा था कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उन लोगों का पहले विचार होना चाहिए जो आखिरी पायदान पर खड़े हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जी भी अपने सामाजिक आर्थिक चिंतन में यही बात कही थी और इसी बात को केंद्र बिंदु मानकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने जो नीति इसकी बनाई है उसका सार भी इसी विचारों के साथ जुड़ा हुआ है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही इसका पूरे पॉलिसी का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है। सम्माननीय स्पीकर महोदय, मैं छोटा सा उदाहरण बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर गरीब आदमी को टेक्नोलॉजी मिलती है तो उसका फ़ायदा कैसे होता है। मैं जब 5 साल पहले ट्रांसपोर्ट मंत्री बना तो हमारे यहाँ आदमी आदमी को खींचने का काम करने वाला साइकिल रिक्शा था और 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को खींचने का काम करते थे, जो अमानवीय था, जिसमें आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में कहा था, जब मैं बिल मैंने रखा था, कि ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि मैं इस रिक्शा में कभी नहीं बैठूंगा। और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि जिस दिन ये प्रथा बंद हो जाएगी वो इस देश का सुनहरा दिन होगा। और हमने निर्णय किया, एक्ट लाया और मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा लाया। 1 करोड़ लोग, आदरणीय महोदय, ये आदमी आदमी को खींचने का काम कर रहे थे। और मुझे ऐसा तो क्लासिफिकेशन करना उचित नहीं होगा, पर उनमें से 70% लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे। और आज आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, सब जगह पर जाइए, ये जो आदमी आदमी को चलाने वाला ई रिक्शा रिप्लेस हुआ है मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा से। 1 करोड़ लोग थे जिनको टेक्नोलॉजी ने जीवन दिया। और हमारा प्रयास है, और आपकी बात बिल्कुल सही है, कि मैंने आग्रह से ये कहा है कि अर्बन एरिया में हमारे उद्योजकता और उद्योग को विकसित करना और रूरल एग्रीकल्चर में डेवलप करना, इसका अलग विचार करना होगा। हमारी 30% पॉपुलेशन जो है वो ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में, ट्राइबल सेक्टर में है, और जो रोजगार के लिए शहरों में आई हुई है। और इसलिए हमारा पहला एम्फसिस है कि इसी विचार के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में और जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके लिए हम कैसे काम करें। और उसीलिए हमने निर्णय किया कि 400 स्टेशन पर जो खुल्लड़ थी उसके ऊपर चाय देना मैंडेटरी करने का निर्णय किया। उसी के आधार पर निर्णय किया कि 4000 करोड़ की लकड़ी की काड़िया अगरबत्ती की इंपोर्ट हो रही थी। मैं कभी कभी, बहुत विनोदी एग्जाम्पल है, आप लोग आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम खाने का जो चमचा था वो भी चाइना से इंपोर्ट हो रहा था। तो मैंने मजाक में कहा कि हमारे देश में क्या चमचों की भी कमी है कि वो भी आ रहा। तो हमने उनके ऊपर अब 30% ड्यूटी लगाई और ड्यूटी लगने के कारण अब लगा अगरबत्ती की काड़िया, ये सब जो है, इसको प्रोत्साहन खादी ग्रामोद्योग के अंदर मिला। जयराम रमेश जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि खादी ग्रामोद्योग हमारे लिए विलेज इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पहली बात ये कि हमारे देश में एमएसएमई बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश का 29% जीडीपी ग्रोथ में एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग में 33% एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है। हमारा एक्सपोर्ट 48% एमएसएमई में होता है।
और करीब 11 करोड़ से 12 करोड़ जॉब अभी तक एमएसएमई ने क्रिएट किए हुए हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये करते समय ग्रामीण कृषि और विशेष रूप से कॉयर का उल्लेख आपने किया, इसके लिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको विश्वासपूर्वक बताना चाहता हूं कि हमारी प्राथमिकता है गांव की ओर चले, जंगल की ओर चले, ट्राइबल है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, कोई व्यक्ति को वहाँ के यंग लड़कों को अब यहाँ रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुलाम नबी आज़ाद साहब बैठे हैं, हमारे खादी ग्रामोद्योग ने बहुत अच्छा काम किया। ये आपके बारामुल्ला ज़िले में ये जो रुमाल बनते हैं, तो वहाँ रुमाल बनाने के लिए वहाँ जो आतंकवादी क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ के महिलाओं को काम दिया। और मेरी जानकारी है कि 2000 महिला अभी काम कर रही है और वो रुमाल बना रही है। और गुलाम नबी साहब, ये एक रुमाल 50 रुपये का केवल है। 2 करोड़ रुमाल पेटीएम ने खरीद लिया और अपने उसका मार्केटिंग कर रहे हैं। और ये 3 रुमाल की कीमत 150 रुपये है और मार्केट में जो ब्रांडिंग रुमाल है उसकी कीमत 350 रुपये है, कंपनी की 250 है। और इसलिए अभी वो 2000 महिलाएं रुमाल बना रही है। और ये रुमाल मैं प्रयास कर रहा हूँ, अभी तक जमा नहीं है, इसको एक्सपोर्ट करना। क्वालिटी अच्छी है और ये रुमाल 50 रुपये का एक है, सस्ता भी है। तो आप कहीं ना कहीं वो उस क्षेत्र में जहाँ आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र था, वहाँ 2000 महिला ये काम कर रही है। उनको पहले 2 रुपये रुमाल पे मजदूरी मिलती थी, 80 रुमाल रोज वो बनाती थी, तो 160 रुपये मिलते थे। तो मैंने हमारे खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष, मैंने लॉन्चिंग किया, तो मैंने कहा 2 रुपये में क्या होता है, आप क्यों आप प्रॉफिट आपका कम करिए, पर 3 रुपये दीजिए। तो अब 3 रुपये देकर 240 रुपये एक महिला को मिल रहे हैं और आज वो महिलाओं को रोजगार मिला। और आज आपको मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोई है तो हमारी जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में हमारा कम्युनिकेशन में काफ़ी कमी है। हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी हमारी योजनाएं अभी पूरी मालूम नहीं, उनकी तो छोड़ दो, मैं भी रोज रोज पढ़ता तो मुझे नई बात मालूम होती है, मुझे भी पूरा डिटेल मालूम नहीं, ऐसी स्थिति है। और इसलिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा कि अभी हम लोग तय किया था पर अभी पोस्टपोन किया है कि आप सब सदस्यों को हम लोग बुलाएंगे, सबके सामने हमारी योजनाओं का एक प्रेजेंटेशन करेंगे और ये कहेंगे कि जैसे मैं अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा, बहुत सक्सेसफुल है। मैंने तय किया कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में 50,000 लोगों को मैं रोजगार दूंगा और इसलिए मैं 5 साल से पीछे पड़ा हूँ। अब मैंने 33,280 नामोसित लिस्ट रोजगार दिया। अब मेरा प्रयास ये है कि मैं 50,000 पूरी करूंगा। तो मैंने पूरे विदर्भ के एमएलए और एमपीस की मीटिंग बुलाई और मैंने हमारे यहाँ कहा गया कि हमारे यहाँ मराठी में संसद सदस्यों को खासदार कहते हैं। तो पहले खासदार क्रीड़ा महोत्सव किया, तो 20 दिन चला, कम से कम 52,000 प्लेयर्स ने भाग लिया और 32 गेम्स हुए और 110 स्टेडियम पर लोग खेले, सचिन तेंदुलकर वगैरह, काफ़ी बड़ा कार्यक्रम हुआ। फिर सांस्कृतिक महोत्सव हुआ। फिर मैंने कहा कि केवल रोड और ब्रिजेस बनाने से विकास नहीं होता। अब मैंने उद्योग महोत्सव किया, उसको मराठी में आप सांसद उद्योग महोत्सव कहिए, हम उसको खासदार उद्योग महोत्सव कह रहे थे। आप सब लोग ये करिए, इतनी आइडिया, ये घड़ी मैंने पहनी हुई है, हमारी विजन इतनी कमजोर है, ये टाइटन ने बनाई है, इसका बेल्ट खादी का है, इसका डायल खादी का है और ये इतना सुंदर है, लेडीज भी है और जेंट्स भी है। और हमने जितनी घड़ी बनाई उतनी मार्केट में चली गई। अब हमारे पास सब एमपी को एक प्रेजेंट कर देते हैं, हम लोग सर मैंने सबको फ्री ऑफ चार्ज देना तो मुश्किल है, पर मैंने अपने अध्यक्ष महोदय को दिया और हमारे लोकसभा के स्पीकर को दिया, कुछ प्रमुख लोगों को दिया है। मैं विपक्ष के नेता जो है उनको जरूर एक घड़ी भेज दूंगा पर आप लोगों को मैं कहूंगा कि मैं आपको डिस्काउंट देके उसको मिलने की व्यवस्था कर दूंगा। स्पीकर महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को ये जो खादी ग्रामोद्योग की बात हुई, अच्छा काम कर रहे वो, पर हमको इसको नए विजन में कमर्शियली कारपोरेट स्ट्रक्चर इसमें लाना पड़ेगा, तभी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जो जयराम जी कह रहे थे वो बिल्कुल सही है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। हमारा टर्नओवर अभी 3,500 करोड़ तक जाएगा। विलेज इंडस्ट्री का पिछले साल का टर्नओवर, विलेज इंडस्ट्री जो हेड आता है अंदाजन, वो 75,000 करोड़ हुआ है। इस साल 1 लाख करोड़ होगा
और हमारा प्रयास है कि हम 5 साल में ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि वो 5 लाख कम से कम करोड़ तक जाएगा। देखो, एक खादी डेनिम बनाया, आपको बताओ, ये जीन की पैंट, जहाँ कोई पत्रकार है, ये सब लोग जीन की पैंट पहने हुए दिखते हैं। मैं सबको पूछता हूँ कि आप खादी डेनिम क्यों नहीं यूज़ करते हो? ये जो अमेरिकन कंपनी है लेवाइस या कुछ तो भी नाम है उसका, वो हमारा पूरा खादी डेनिम का कपड़ा खरीद रही है, और वो उनका ब्रांडिंग होकर हमारे लोग 3,000 और 4,000 में खरीदते हैं, और हमारे यहाँ सिलाई करके वो 500-700 रुपये में मिलेगा, उसको कीमत नहीं मिलती। क्योंकि मार्केटिंग के लिए सोचना होगा। तो बहुत अच्छे मैंने बीच में डिज़ाइनर की भी मीटिंग की थी, इसमें बहुत पोटेंशियल है। और हमारी महिला सदस्यों के लिए विशेष रूप से मैं अच्छी बात 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे मैंने 1 करोड़ लोग जो साइकिल रिक्शा चलाते थे, वैसे एक सोलर चरखा है, ये महात्मा गांधी रिसर्च विज्ञान इंस्टीट्यूट है वर्धा में, उन्होंने बनाया। जब गिरिराज जी मंत्री थे, कलराज मिश्र जी थे, मैं उनके पीछे लगा, फिर गिरिराज जी के पीछे लगा। अब ये एक सोलर चरखा बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। तो हमने अभी स्मृति ईरानी जी और मेरे बीच में मीटिंग हुई, और मैंने उनको कहा कि आपका 25% जो सूत लगता है वो आप सोलर चरखे से खरीदी करिए। तो उन्होंने प्रिंसिपली एक्सेप्ट किया, और हमने ये योजना बनाई है कि 5 साल में हम 10 लाख महिलाओं को, एक महिला को 2 सोलर चरखे देंगे, और वो चरखा जो है उसके ऊपर जो सूत निकलेगा, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वो सब लोग जो कपड़े पहने हैं उससे अच्छे क्वालिटी का सूत जो है कपड़े के लिए वहाँ बनता है। और हमने जो स्फूर्ति योजना बनाई उसमें 13 अभी हमने स्फूर्ति योजना के लिए जो मंजूर किए। एक योजना में 2000 सोलर चरखे महिलाओं को मिलते हैं, 40 करोड़ की स्कीम है, हम 10 करोड़ इंसेंटिव्स दे रहे हैं, और उसमें एक प्रोजेक्ट के पीछे 3,500 लोगों को रोजगार मिल रहा है। और मैंने ये बड़े बड़े जो पंतलून वगैरह टाइप लोग हैं, इनको कहा कि आप इसमें आइए, वो आने के लिए तैयार है कि कपास से लेकर, सूत से लेकर वेविंग सब सोलर पर होगा। साइजिंग, ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग 13 प्रोजेक्ट शुरू भी हो गए, और उसका जो कपड़ा होगा उसका डिजाइनिंग होगा, और उसके बाद उसका एक्सपोर्ट होगा। हमारे देश में किसानों को डायरेक्ट इसका बेनिफिट मिलेगा, जहाँ कपास होता है वहाँ ये हो सकता है। तो ग्रामीण और विशेष रूप से ट्राइबल और 115 एस्पायरेंट डिस्ट्रिक्ट को केंद्र बिंदु मानकर हमने अनेक योजनाएं बनाई है। कॉयर की बात आपने की, कल ही यहाँ IIT के साथ मीटिंग हुई, आदरणीय राज्य मंत्री जी उसमें थे। हमने चेन्नई IIT को अपॉइंट किया, और अभी एम्बार्कमेंट में आपको ये मालूम होगा, हाइड्रोपोनिक जो पानी पर खेती हो रही है, 1 के ऊपर 10, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। उसमें जो पिट लगता है वो कॉयर का है, और ये कॉयर का जो बोर्ड है हमारा केरल का, अब इसका टर्नओवर 1900 से 3300 करोड़ रुपए हुआ है। वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और उसमें अभी खेती से लेकर कॉयर को बहुत डेवलप करने की आवश्यकता है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र, तेलंगाना, यहाँ भी ये कर सकते हैं। आपको बता दो, बंगाल से जूट और कॉटन मिलाकर एक जैकेट आया था परसों में, पार्लियामेंट के में पहना। इतना सुंदर कपड़ा है कि इतने अच्छे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कि आवश्यकता है कि इसको ठीक प्रकार से कमर्शियली मार्केटिंग करना। अभी छत्तीसगढ़ के हमारे सांसद बोल रहे थे, इन्होंने मेटल क्राफ्ट बनाया। आप छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा मेटल क्राफ्ट बनता है, बहुत सी जगह पर बनारस के सिल्क की बात होती है। हाँ, तो ये सभी गन मेटल, ये सभी बातों को लेने के लिए हमने अब कमर्शियली एक योजना बनाई है। पर मुझे याद है कि एक अच्छा अनुभव मुझे मिला जब मैं शिपिंग मंत्री बना, तो मैंने एक बहुत बड़े वर्ल्ड स्टैंडर्ड की एक एजेंसी को अपॉइंट किया था कि हमारे पोर्ट का अध्ययन करके इसका बिजनेस इफिशिएंसी, टाइम सब बढ़ाने के लिए मुझे रिपोर्ट दो। उन्होंने 120 रिकमेंडेशंस दिए, और 120 रिकमेंडेशन में मैंने कुछ नहीं किया, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं था। मैंने हमारे डिपार्टमेंट को, मुझे इसको इम्प्लीमेंट करो, मुझे ये चाहिए। आपको ताज्जुब होगा, 103 हमने इम्प्लीमेंटेशन योजना पूरी की। आश्चर्य होगा, हमारे पोर्ट सेक्टर का प्रॉफिट 7,000 करोड़ हुआ, 7,000 करोड़। तो ये खादी ग्रामोद्योग के बारे में भी जयराम जी और जरा डिटेल में आप सब लोग मिलकर सुझाव दीजिए। खादी ग्रामोद्योग का टर्नओवर केवल ये 3,500-4 हज़ार करोड़ से नहीं होगा, इसको 25,000 करोड़ के ऊपर लेना है। इसमें हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट या हनी, अभी हनी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हनी क्लस्टर बना रहे हैं। आपको बताओ, अमेज़न के साइट पर
जो जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में और हिमाचल में जो हाई एल्टीट्यूड पे हनी है उसकी कीमत 5,000 रुपये किलो है और हमारे यहाँ 200 रुपये किलो भाव है। हमने हनी का क्यूब बनाया और अभी हनी का ऐसा सिस्टम आया है, वो मैंने बीच में प्रधानमंत्री को मैं एक पाँच अपने लेकर कैबिनेट के मीटिंग के बाद चाय के लिए मैंने तुरंत ऐसा किया और हनी चाय के इसमें गया। तो मैंने कहा आप एक आधे मन की बात में ये प्रचार करो कि आप शुगर नहीं हनी लो चाय कॉफ़ी में। तो हंसते हुए मुझे कहा कि आज तो मुझे कह रहे हो हनी वापरो और फिर शुगर वालों की तकलीफ होगी तो फिर मेरे पास आओगे कि शुगर को मार्केट नहीं तो क्या करना। तो मैं ये आपको यही कहना चाहता हूँ, फिशिंग, बाम्बू और उसके साथ जयराम जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जंगल में, हमारे ट्राइबल सेक्टर में जो हमने अभी हाथ में लिया है, रतनजोत, मोह, साल, करंज और टोली, जट्रोफा ऑयल से एविएशन फ्यूल बनाया हमारे पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने। और हमारे 26 जनवरी को पिछले हमारे हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स के हमारे फाइटर जेट 100% बायो एविएशन फ्यूल पे चले। फिर हमने स्पाइस जेट का एक प्लेन देहरादून से दिल्ली 25% इससे लाया और अब 40,000 करोड़ का हम लोग ये इंपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे जंगल में हमारे वनवासी अगर बायो एविएशन फ्यूल बनाएंगे तो कितने वनवासियों को रोजगार मिलेगा। तो हमने वो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग ये बायो एविएशन फ्यूल ट्राइबल सेक्टर में 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में कैसे बने, उस काम को हमने शुरुआत की। मुझे दुख होता है जब भी सुबह मैं अखबार पढ़ता हूं तो एक अखबार का कागज इंडियन नहीं है, सब इंपोर्टेड है। हमने हमारे पेपर मिल बंद कर दी। हम हमारे जंगल में आज कनाडा से और हमारे साउथ अफ्रीका से ट्रक भर भर के 40,000 करोड़ का पेपर पल्प आता है, 40,000 करोड़ का पेपर आता है, 20-25,000 करोड़ की लकड़ी आती है। हमारे यहाँ वेस्टलैंड पड़ी हुई है। मैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का समर्थक हूँ। हमारे मोहन धारिया जी महाराष्ट्र के अभी हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने पड़ी जमीन पर, वेस्टलैंड पर उपयोग करके कैसा करना एक सुंदर रिपोर्ट भारत सरकार को दिया था। और उसके आधार पर हम करेंगे, हम पेपर मिल में हम यहाँ पल्प तैयार करेंगे, हमारी जो वेस्टलैंड है वहाँ पेड़ लगाएंगे। और बाम्बू के बारे में ये अनुभव आया कि बाम्बू के बारे में कटिंग करने की परमिशन नहीं थी। मैंने एक दिन फॉरेस्ट सेक्रेटरी को पूछा कि बाम्बू ये ग्रास है कि ट्री है, तो उन्होंने कहा ग्रास है। तो मैंने फिर आगे उनको पूछा कि ग्रास काटने के लिए परमिशन की आवश्यकता है क्या? बोले नहीं है। मैंने बोला इतने सालों से आप बाम्बू काटने के लिए क्यों प्रोहिबिट करते हो, क्या कारण है, कौन से कायदे पे करते हो? वो चुप बैठ गए। मैं प्रधानमंत्री के पास गया और हमारी सरकार ये पहली है, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, कि हमने बाम्बू को ग्रास मानकर तोड़ने की अनुमति दी। चाइना में बाम्बू की इकोनॉमी 50,000 करोड़ की है। बाम्बू से अचार बनता है, बाम्बू से कपड़ा बनता है, बाम्बू से फर्नीचर बनता है, बाम्बू कंस्ट्रक्शन में आता है, अगरबत्ती की काड़ियाँ बनती है, आइसक्रीम, सब बाम्बू से कितनी चीज़ें होती है। और हमने ऐसी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का ऐसा एक्सट्रीम स्थिति पे चले गए कि बाम्बू नहीं तोड़ना। अब किसानों को मैंने हमारे यहाँ कहा कि आप बाम्बू लगाओ। अब बाम्बू से बायो CNG तैयार हो रहा है। आपको एनवायरनमेंट के लिए आप जरूर इसको सपोर्ट करो। ये जो परली है ना, दिल्ली के क्षेत्र में जलाते हैं, परली से बायो CNG निकालने की योजना टेक्नोलॉजी प्रूवन हो गई। अब एक प्लांट लुधियाना में लग रहा है। अब मैंने हमारे डिपार्टमेंट को कहा कि हम लोग गांव में ऐसे हजारों प्लांट लगाएंगे ताकि हमारे गांव के किसानों को, वहाँ के ट्राइबल लोगों को रोजगार मिले। तो पहली बात तो एक है कि आप सब लोगों ने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए और वनवासी क्षेत्र के लिए और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग सोचना होगा, अलग टेक्नोलॉजी लानी होगी, अलग वहाँ रोजगार खड़ा करना होगा और वहाँ का पर कैपिटा इनकम, GDP और ग्रोथ रेट बढ़ाना होगा, तो ही हिंदुस्तान का विकास हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने पहली बार इस प्रॉब्लम को 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को निकालकर इसके लिए प्रायोरिटी देने का निर्णय किया है। काम कठिन है पर हमने इसको प्रायोरिटी दी है और खादी ग्रामोद्योग के द्वारा ये विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में और ट्राइबल सेक्टर में टेक्नोलॉजी ले जाकर रोजगार निर्माण करने का प्रयास, ये हमारी प्राथमिकता है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में MSME के 6.3 करोड़ यूनिट्स अंदाजन है और 6,000 से 8,000 प्रोडक्ट है और 11 से 12 करोड़ लोगों को हमने इसमें रोजगार दिया है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप कहते हैं, ये बात देखिए,
प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स ग्लोबल इकोनॉमी के कारण है, प्रॉब्लम्स डिमांड एंड सप्लाई के कारण है, प्रॉब्लम्स बिजनेस साइकिल के कारण है, कुछ प्रॉब्लम कोरोना के कारण है, कुछ प्रॉब्लम नोटबंदी होने के बाद कुछ प्रॉब्लम उभर कर आए हैं, कुछ जीएसटी के बाद आए थे, पर ये टेम्पररी फेज थी। अब इससे बाहर निकालने के लिए मैं आपको बताऊं, कल ही जो रिजर्व बैंक को जो एमएसएमई सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज तकलीफ में है उनको रिस्ट्रक्चर करने के लिए मैंने उसका रिपोर्ट लिया और 6 लाख, मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, 6 लाख एमएसएमई यूनिट को हमने रिस्ट्रक्चर कर दिया। और इसके बाद आज निर्णय हुआ, वो भी मैंने आज इसके पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर ने जाहिर किया है कि ये मुदत 31 मार्च तक थी। अभी ये मुदत हमने 31 मार्च की जो है ये 31 दिसंबर तक बढ़ाई है और सब बैंकों को कहा है कि आप इसमें काम करिए। अब आप ये बात जो कह रही है बिल्कुल बहुत नैसर्गिक है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता, ये बिल्कुल सच है कि बैंक वाले आसानी से लोन नहीं देते। फिर मैं वही मैं आपको पूरा बता रहा हूँ डिटेल, और आज मैं आपको इसकी आपकी मदद चाहूँगा। मैं और निर्मला जी अशोका होटल में सभी बैंकों के चेयरमैन की मीटिंग हुई और मैंने एजेंडा बना के उनको दिया और मैंने उनको पहले मुझे बोलने के लिए कहा, मैंने कहा आपके बैंक में आपने मुझे ये टारगेट है, अब मेरा पास सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, मैंने कहा इतनी योजनाएं आपने, एक बैंक ने कहा हमने टारगेट पूरा किया। मैंने कहा आपको टारगेट किसने बताया? आप टारगेट के पीछे मिनिमम शब्द लगा दो, मिनिमम टारगेट। और मुझे कहते हैं खुशी हो रही है कि मिनिमम टारगेट लगाकर अभी आज मैं आपको, ये मेरे पास पूरा डाटा है और मैं इसके बाद 10 दिन के अंदर आप मेरे ऑफिस में आइए और आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी बैंक में कितने एप्लीकेशन रिसीव हुई, कितने का लोन मंजूर हुआ और किसका क्यों नहीं हुआ, इसकी जानकारी दूंगा। अब 22% लोगों को लोन ही नहीं दिया था, तो फिर मैंने चेयरमैन को पूछा क्यों नहीं दिया? देयर आर प्रॉब्लम्स आउट ऑफ एरिया। अरे मतलब आउट ऑफ एरिया है तो आप आपकी एप्लीकेशन जिस एरिया की बैंक है उसको ट्रांसफर करो, ये ट्रांसफर क्यों नहीं किया? तो ट्रांसफर किया, बोला एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट। मैंने बोला उसने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया तो उसको बुलाओ, उससे सर्टिफिकेट लो और आप उसको पूरी करो। अब बैंक वालों को ये पता चला, ये पूरा डाटा है मेरे पास कि पूरे देश के जितनी योजनाएं भारत सरकार के प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना जो है उससे लेकर सब योजना का सॉफ्टवेयर मेरे चेंबर में, अब मेरे ऑफिस में आया है और 10 दिन के अंदर इसका मॉनिटरिंग किया और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बहुत स्ट्रिक्ट सूचनाएं दी है कि यह होना ही चाहिए। अभी मेरे पास जानकारी 22,000 लोगों को उन्होंने तुरंत लोन मंजूर कर दिया है। तो आज ये ऐसा है कि इसमें बड़े प्रमाण पर लोन मिलेगा और आपको ये डाटा डिस्ट्रिक्ट वाइज बैंक वाइज होगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम था, केवल शेड्यूल बैंकों को दिया था। फिर मैंने हमारे लोगों को पूछा कि मैंने उनको आगे पूछा कि भाई आप वाई शेड्यूल बैंक, आप वाई नॉट कोऑपरेटिव बैंक, वाई नॉट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, वाई नॉट एनबीएफसी? तो उन्होंने कहा कि हमने अभी तक ये सोचा नहीं। अब मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने ऑर्डर निकाला है, हमारे महाराष्ट्र में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कितनी बड़ी है, गुजरात में कितनी बड़ी है। अब इसके बाद एमएसएमई की सब स्कीम्स के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी से लेकर सबको परमिशन दे दी है। अब कोई भी एनबीएफसी, कोई भी बैंक, कोई भी ये आज फाइनेंस कर सकती है, जिसके कारण देने वालों की संख्या बढ़ी, जिससे और ये टारगेट पूरा होने में हमको मदद मिलेगी। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैंकों से, आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि आपका बजट कम हुआ। अभी आपको ये बताया कि बैंक जो लोन देती है, मेरे को भी लगता था कि बैंक एहसान कर रही है कि भाई बैंक लोन दे रही है तो अपने को बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है, 1 लाख करोड़ बैंक देती है इस सेक्टर में, तो 75,000 करोड़ का इंश्योरेंस हम करते हैं। 1.5% भरकर हम उस अमाउंट को 75% उसका इंश्योरेंस कवर करते हैं। और हमारे पास 10,000 करोड़ का कॉर्पस है। जो आपने बताया ना बजट कम दिया, वो कॉर्पस में पैसा है। जो लोग पैसे नहीं देते वो कॉर्पस से उनको हम निकाल देते हैं और इसलिए 75% तो अमाउंट की हमने गारंटी ली है और बैंक केवल 25% के ही कोलैटरल मांग सकती है। और कुछ तो ऐसी है कि योजना जो शेड्यूल ट्राइब और हिल एरियाज और ये अरुणाचल और कश्मीर वगैरह, जहाँ 100% हम गारंटी लेते हैं
कोई बैंक ऐसा नहीं है कि वो दे रही है, उनके अगर पैसे डूब जाएंगे तो हमने उसको इंश्योर किया, उसके पैसे उनको वापस कर रहे हैं। तो पूरे योजना में भारत सरकार का सपोर्ट है और इसलिए बैंकों को इसमें कहा, देखिए कोई हमने कटौती नहीं की। 15-16 में बजट था 2620 करोड़ और बाद में ये हमने इसमें जो आया 18-19 में 6552 करोड़ और अभी 19-20 के लिए इस डेट के लिए 7011 करोड़, इतना बजट बढ़ा है। सब्सिडी डिसबर्स ये देखिए 15-16 में 1020 करोड़ दी, पर 18-19 में 2070 करोड़ दी और इस साल 1661 करोड़ दी है। ये थोड़ा सा मार्च का पूरा आंकड़ा इसमें आया नहीं है। यूनिट सेटअप 44,340 यूनिट 15-16 में सेटअप हुए, 18-19 में 73,427 यूनिट सेटअप हुए और अभी आज तक 55,737 यूनिट सेटअप हुए। एम्प्लॉयमेंट ये 15-16 में 3,23,362 थी, 18-19 में 5,87,416 थी और अभी तक 4,45,896 हुई है। क्रेडिट गारंटी एक्सटेंडेड, जो मैंने अभी बात की आपको, जो गारंटी हम देते हैं, इंश्योर किया है हमने। 10,000 का कार्पस है हमारा और बैंक का कर्जा डूबता है तो हम पैसा भर के देते हैं भारत सरकार। और इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई पॉपुलर है बंटवा दो। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई फ्रॉड करने वाले हैं, किसी के कई इंटेंशंस अलग है, तो उसके बारे में हम नहीं कहेंगे कि भाई उनको दो, अगर रिकॉर्ड चेक करो। अभी क्रेडिट गारंटी एक्सटेंडेड ये था पहले 15-16 में 19,900 यानी करीब 20,000 करोड़ था, फिर ये 18-19 में 30,168 करोड़ हुआ और अभी मार्च के पहले 35,456 करोड़ हुआ है और ये 45,000 करोड़ मार्च एंड तक जाएगा। क्लस्टर डेवलपमेंट एमएससी, आपने बहुत सही कहा कि स्फूर्ति क्लस्टर अप्रूव्ड 15-16 में 34 हुए, 18-19 में 98 हुए और इस साल 376 हुए, 376। मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आपके संसदीय क्षेत्र में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, जो भी आप चाहते हैं वहां की कला है, उसका क्लस्टर तैयार करिए। हम लोग 5 करोड़ रुपए तक, 500 वर्कर अगर आपके होंगे तो 5 करोड़ का इसमें आपको सब्सिडी देते हैं और अगर उससे कम होगा तो 2.5 करोड़ देते हैं। आप पूरे कारागारों को निकालकर अलग अलग क्लस्टर में आइए, हम पूरी तरह से मदद करेंगे। ये जो क्रेडिट सब्सिडी है जिसमें हम 15% ऑफ लोन अमाउंट देते हैं, यूनिट असिस्टेड, ये था 5,047 15-16 में, बाद में 18-19 में था 14,155 यूनिट्स। अब इसका डाटा मेरे पास नहीं है पर वो 20,000 तक जाएगा। इसका जो खादी का सेल था, ये खादी का सेल भी बहुत बढ़ रहा है। अब आप ये मुझे अन्यथा मत लीजिए, अब जो नए मॉडर्न है जया जी, बड़े फिल्म इंडस्ट्री में और बाकी लोग जो है, अब अलग अलग प्रकार के लोग फैशन डिज़ाइनिंग में, अब लोग ये खादी का उपयोग कर रहे हैं। इतने सुंदर डिज़ाइन बने हुए हैं कि लोग अब प्रीफर करना चाहते हैं। प्रॉब्लम हमारा कमर्शियल प्रोफेशनल मार्केटिंग सिस्टम नहीं है। मैंने डिज़ाइनर की मीटिंग ली तो खादी ग्रामोद्योग ने कहा कि हम सबको, तुम्हारा काम नहीं है, जिसका बंदर वही नचाए, तुम्हारा ये लफड़े इसमें मत पड़िए। आप बैंक ऑफ डिज़ाइंस करके खोल दीजिए, डिज़ाइंस वेबसाइट पर लीजिए और जो छोटा आदमी लेगा, जो डिज़ाइन सिलेक्ट करेगा, उसकी रॉयल्टी उसको डायरेक्ट अकाउंट में जमा करिए। आप इसको हाथ मत लगाइए, क्योंकि मेरा प्रामाणिक मत है कि हम फैसिलिटेटर है, हम बिजनेसमैन नहीं है। हमने घड़ी टाइटन से बनाई, हमने बाजार से नहीं बनाई, वो टाइटन ने अपनी बनाई। तो हर जगह पर हमारा प्रयास यही है कि उसमें ब्रांडिंग हो और ब्रांडिंग होने के बाद इन सब चीज़ों का मार्केटिंग करने के लिए हम लोग देश में एक नेटवर्क करने के लिए हम प्राइवेट एजेंसी को ही एंगेज करना चाहते हैं और इसको प्रोफेशनल, इसमें जो आपने कहा कारपोरेट कल्चर लाना चाहिए। इसके प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रेट रीजनेबल होने चाहिए। तो हनी से लेकर कपड़े तक, हैंडलूम से लेकर हैंडीक्राफ्ट तक काफ़ी बड़ा मार्केट मिलेगा। इस बार अभी पिछले साल 3,215 करोड़ टर्नर हुआ, मार्च एंड तक ये 2,07,014 करोड़ हुआ और ये मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से 3,500 करोड़ के ऊपर केवल जाएगा। जो विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर है वो 40,384 करोड़ था 15-16 में, बाद में पिछले साल 71,076 करोड़ था,
इस साल 60,343 करोड़ है। थोड़ा आपके बात में जो है कि देयर आर चैलेंजेस, मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई बात है अगर कोई अच्छी भी होगी तो एक्सेप्ट करो, अगर कहीं कमी होगी तो आपसे सलाह लेके उसको सुधारेंगे। अब 60,343 करोड़ हुआ है, पर अभी ये 1 मार्च का इसको ऐड हो जाएगा। एक्सपोर्ट, मुझे आपको बताओ इतनी खुशी हुई, मैं मुंबई में एक्सपोर्ट काउंसिल के कार्यक्रम में था, तो 7 महिलाओं को मैंने अवार्ड दिए। एक यंग महिला जो 31 साल की होगी, मैंने उनको कहा आप क्या करती है, बोले मैं ओनियन एक्सपोर्ट करती हूँ। टर्नओवर कितना है, 550 करोड़। एक महिला को मैंने अवार्ड दिया, मैंने कहा आप क्या करती है, मैं बोले जूती बनाती हूँ। टर्नओवर कितना है, 900 करोड़ एक्सपोर्ट। अब ये आपने जो कहा, जो खादी ग्रामोद्योग की जो डेफिनेशन है, इसके बारे में बहुत विवाद था। इन्वेस्टमेंट, बाद में मशीनरी की कॉस्ट और एम्प्लॉयमेंट कितना दिया, तीनों बातों पर था। ये पूरी पंचायत हमने पूरी कर दी। देश भर के इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सबके सजेशंस ले लिए, पॉलिसी फाइनल की, मेरी साइन हो गई। आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी को मैं पीछे लगा क्योंकि उसका वेटेज मिलने के लिए उन्होंने साइन करके दे दिया। कानून मेरे पास आया, एक बार प्रधानमंत्री जी को देना। मैं आपको विश्वास देता हूँ कि अधिवेशन समाप्त होने के पहले एमएसएमई की नई डेफिनेशन आएगी और आपको इसमें निश्चित रूप से जो सबको फायदा करने वाली आ जाएगी, ये विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ। हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट सपोर्ट, अब इसमें प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी इसको सपोर्ट किया था। हमारे 12,566 करोड़ हमारा था, वो बाद में इस साल, पिछले साल 4,376.64 करोड़ हुआ और इस साल 33,210 करोड़ हुआ। और इसमें से 3% महिला एंटरप्रेन्योर्स को मिला है, यानी महिलाओं को भी प्रायोरिटी मिली है। पर जो बात आपने कही वो सच है कि छोटा आदमी जो होता है वो समुद्र में होता है ना, बड़े मछली छोटे मछली को खाती है, ऐसी कहावत है। यहाँ प्रॉब्लम यही है कि गवर्नमेंट किसी भी पार्टी का हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अलग अलग प्रकार के प्रतिष्ठान, पब्लिक अंडरटेकिंग माल खरीद लेते, पैसे ही नहीं देते, और ये 3-3, 4-4 महीने नहीं देते, और सब एमएसएमई इसमें समाप्त होने के कगार पर, लोग बर्बाद होने के कगार पर खड़े हैं। अब वो प्रॉब्लम कैसा है जिसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। देश की और उद्योगों की स्थिति ऐसी है कि कानून पास करना बड़ा आसान है कि नहीं दिया पेमेंट 3 महीने तो इतना ब्याज लगाओ, नहीं दिया तो एमडी को इतने 8 दिन की जेल दे दो, कार्रवाई करें। पर उनके भी प्रॉब्लम्स उतने ही तीव्र हैं और इसलिए ये हमने एक समाधान पोर्टल निकाला। मुझे हमारे सेक्रेटरी कहते थे हमने इतने अपने मामला, ये मुझे कुछ मत बताओ। मैं गांव में घूमता हूँ, हर आदमी बताता है मेरे पैसे नहीं दिए, और तुम बोलते हो समाधान समाधान। ये कोई समाधान के ऊपर मेरा समाधान नहीं है। 20-22 हज़ार केसेस है, आपने 25-1 करोड़ का काम किया। मेरे अंदाज से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का पैसा जो बड़े उद्योगपति, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, इनके पास जो लटका हुआ है वो अमाउंट 5.5 लाख से 6 लाख करोड़ तक है। आदरणीय विधि मंत्री, आईटी मंत्री है, बीएसएनएल का लोगों का पैसा देना है, उनकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा। मैं उस फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, मैं उस कमेटी में हूँ, और मैं एनएचआई के कॉन्ट्रैक्टर को बोलता हूँ कि तुमको पैसा लेके जा रहे हो, बताओ तुमने वो छोटे लोगों के पैसे दिए क्या? ना बोले हम एनसीएलटी में गए। मैं एनसीएलटी नहीं मानता। जब तक तुमने जिनके ऊपर छोटे छोटे लोगों की 10-10, 20-20 लाख रुपए की लायबिलिटी तुम नहीं दोगे, मैं तुम्हारे पैसे नहीं देता। और यह ऑर्डर हमने आप बता दिया कि देना नहीं होगा। वो पैसे ले जाके पहले किसको देते हैं? पहले बड़े आदमी को देते हैं। पहले पैसा आता, बैंक ले लेती, और जो साइट पर काम कर रहा है ठोक पीट करके 10-20 लाख अपने जीवन की पूंजी लगाकर, उसको 0 पैसा मिलता है। तो ये प्रामाणिकता से ये प्रश्न गंभीर है और इस पर अभी तक मेरे पास कोई ठीक जवाब नहीं है। ना हमने किए हुए काम से मैं पूर्ण समाधानी हूँ, क्योंकि इसकी दोनों भी बाजू है। पर हम लोग फाइनेंस मंत्री जी के साथ बैठे हैं और इसके ऊपर कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। एक बात बिल्कुल आवश्यक है कि एमएसएमई के सेक्टर्स के लोगों को अगर यशस्वी करना है तो उनका पेमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 महीने के अंदर उनको देना ही पड़ेगा। अगर वो पैसा मिलेगा तो ये सेक्टर बहुत आगे जाएगा, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो सेक्टर में छोटे छोटे लोग इसमें अड़चन में आएंगे। निश्चित रूप से इस बात का आपने सबने कहा है, हम इसकी गंभीर नोट लेकर हम इसमें जरूर काम करेंगे।
ये टेक्नोलॉजी सेंटर्स के बारे में भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर हमने काम किया है और इसमें अभी 400 सेंटर्स खोलने के लिए 5,000 करोड़ के प्रोविजन की है ना। उसका इनवॉइस अगर 1 करोड़ से भी ऊपर है, जो आउटस्टैंडिंग इनवॉइस है, उसको आप वेबसाइट में डालिए ना, नेम और शेम करिए कौन सी कंपनी सही वक्त पर पेमेंट नहीं कर रही है, ये कानूनी तौर से करिए। ये एक्ट में एक अमेंडमेंट लाइए, मैंडेटरीली आज लार्ज कंपनीज को अपलोड करना पड़ता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत। आप एमएसएमई को कहिए कि जहां आपका आउटस्टैंडिंग 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो, जो कोई हो, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो मैंडेटरीली आप वेबसाइट पे डालिए ताकि बैंकों को भी पता चले कि क्या डिलेड पेमेंट का कारण क्या है। ये आज मैंडेटरी नहीं है एमएसएमई के लिए, मैंडेटरी है लार्ज कंपनीज के लिए। Seen in so many banks, those who did not pay the total amount to MSME, half payment they have done, the rest payment they are pending. Can you make a clear instruction to all the banks so that whatever amount they grant, that amount will be paid to the MSME? Otherwise, all the MSMEs will be in a big problem, I tell you. आपने बताया कि जो सुनने में बहुत अच्छा लगा कि हमको बुरा मत मानिएगा, हमको लगा कि सब्जेक्टिव विश के साथ ऑब्जेक्टिव रियलिटी का बहुत अंतर है। तो ये एक रेफरेंस हम आपको देंगे। आप बोल चुके हैं कि 10,000 करोड़ का कॉर्पस फंड है आपके पास बजट क्रंच के बारे में बोलने का टाइम, लेकिन हम पीएफ और ईएसआई बोर्ड के अंदर है, हमको पता है पीएफ बोर्ड और ईएसआई बोर्ड का 1,00,000 करोड़ का कॉर्पस फंड है, लेकिन जो क्लोज एंड सिक इंडस्ट्रीज़ है उनका वर्कर मर जाता अगर मैनेजमेंट नहीं रहता तो वो कॉर्पस फंड से उसको नहीं दिया जाता। इसका पॉलिसी के ऊपर हम लेबर डिपार्टमेंट में चर्चा करते हैं कि वो कॉर्पस फंड क्यों हम शेयर बाजार में खटाएंगे, वो क्यों जो क्लोज सिक इंडस्ट्रीज का वर्कर्स है उसका ही तो है पैसा, उनको क्यों नहीं मिलेगा। तो इसी तरह कॉर्पस फंड अगर आपका होगा तो बजट क्रंच में जो है, जो एमएससी का प्रॉब्लम अभी जयराम रमेश जी और प्रदीप भट्टाचार्य जी ने भी बताया, आप भी बताया कि बैंक का प्रॉब्लम है और 3 महीना में मिलेगा आप बोल रहे हैं। एमएसएमई के लिए बहुत सारे कॉन्सर्न्स है जिसको 3 महीना ही ज़्यादा पड़ेगा। तो कॉर्पस फंड को लेकर क्या पॉलिसी आप बनाना चाहते हैं? अगर 10,000 भी है तो ये अगर स्पष्ट रूप से आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। मिनिस्टर। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ी बात अलग है। हमारा कॉर्पस फंड जो है वो ट्रस्ट के अंदर है और वो 10,000 करोड़ का अभी 2-3 हज़ार करोड़ ब्याज के कारण बढ़ा भी है। हम फंड किसी इंडस्ट्री को नहीं दे सकते हैं। वो जो बैंक लोन देती है उसको, उस लोन में से समझो 1 करोड़ रुपए बैंक ने लोन एक व्यक्ति को दिया तो उसके 75 लाख रुपए हमने इंश्योर्ड किए। तो हम लोग उसके अगेंस्ट जो प्रीमियम भरते हैं 1.5%, यानी 1 लाख करोड़ के लोन के अगेंस्ट हम 1,500 करोड़ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं। और जब ये बैंक के पैसे अगर कोई इंडस्ट्री में डूबते हैं तो बैंक हमारे पास आती है, तो ऐसे इंडस्ट्री के लिए 75% उसकी कॉस्ट हम उसको इंश्योरेंस के रूप में वापस देते हैं बैंक को, ये इंडिविजुअल को नहीं है। और आप जो फंड की बात करें वो लेबर मिनिस्ट्री के साथ है और ये फंड का उपयोग केवल इसी काम के लिए हो सकता है, दूसरे कोई काम के लिए नहीं हो सकता। ये उसका थोड़ा फर्क है, फिर भी आपकी बात को मैं ध्यान में रखूँगा। एक एमएसएमई के बारे में सबसे अच्छी बात जो आप कह रहे थे, मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई गया था और वहाँ 20 एमएसएमई ने कैपिटल मार्केट में गए वो। तो उस कार्यक्रम में मुझे वहाँ के एमडी ने बताया, उन्होंने क्या किया कि एक एमएसएमई है और एक गवर्नमेंट के रेप्यूटेड कंपनी को, समझो उदाहरण के लिए एनटीपीसी को उन्होंने माल सप्लाई किया। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे लोगों का जो पेमेंट है वो एनटीपीसी के नाम पर उन्होंने मार्केट में पैसा खड़ा किया और 7,500 करोड़ रुपए एमएसएमई का जो पेमेंट है वो करके दिया, आगे उनके अगेंस्ट पैसा खड़ा करके, और वो पैसा टेंडर से खड़ा किया तो 7.5% ब्याज से उनको मिला। तो ये अभी ये जो फंड अभी आप जो यूके सिन्हा कमेटी की बात कर रहे हैं, ये पहली बार हमने अभी 10,000 करोड़ रुपए यूके सिन्हा कमेटी ने हमको फंड्स ऑफ फंड के लिए दिए हैं। अब इसमें कल्पना है, थोड़ा टेक्निकल है, पर आप लोग उसमें ज़रूर सहयोग करिए।
मैं जैसे NHI में काम करता हूँ, तो बहुत बार आप लोगों को लगता है कि मैं करोड़ों की बात 1 लाख 2 लाख 3 लाख करोड़ की बात करता हूँ, तो लोगों को लगता है तुम्हारा बजट तो 80,000, ये कैसी बात करता है। तो मैं बजट पे बात नहीं करता, मैं अलग मेरे सोर्सेस से उस पर पैसा खड़ा करता हूँ। अब ये 10,000 करोड़ जो है, हमने पहली स्कीम ये निकाली है कि जो अच्छी MSME है, और इसलिए हमने MSME का फाइनेंशियल क्रेडिट रेटिंग एंड परफॉर्मेंस क्रेडिट रेटिंग की योजना बनाई है। अब ये MSME जाएगी स्टॉक एक्सचेंज में, और समझो एक MSME ने जो एक्सपोर्ट करती है अच्छी है, वो 50 करोड़ की इक्विटी कैपिटल मार्केट से खड़ी कर रहे हैं, तो उसको 15% 7.5% हम देंगे। तो 50 करोड़ में 7.5 करोड़ हमने दिए, फिर 7.5 करोड़ में हमारी शेयर वैल्यू है 10 रुपये। जैसे वो मार्केट में काम अच्छा करेगा तो 10 रुपये का शेयर 3-4 साल में 70 रुपये का होगा। तो मेरे अमाउंट जो है 7,750 7 करोड़ 50 लाख, वो अगर 7% में 50 करोड़ हो गई, मैं उसको सेल आउट करूँगा, तो मेरे पास ये 10,000 करोड़ को 5 साल के अंदर 1 लाख करोड़ बनाने की योजना हमने बनाई है, और ये पैसा री इन्वेस्ट करेंगे, फिर नए MSME को देंगे। तो ये सबसे अच्छी बात, यूके सिन्हा कमेटी के बाद ये 10,000 करोड़ फंड ऑफ फंड तैयार करने के लिए हमको उन्होंने सुझाया था, हमने वो रिकमेंड किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी रिकमेंड किया, कैबिनेट के अप्रूवल के लिए गया है। और ये अगर मिल जाएगा तो बैंकों में जाने की ज़रूरत ही नहीं। ये जैसा देखो, हमारे इकोनॉमी की 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, पेंशंस, इंश्योरेंस और स्टॉक एक्सचेंज। और वर्ल्ड में आप अमेरिका में जाओ, फिर सब देशों में सबकी पेंशन, इंश्योरेंस सब उसी में, मेडिकल, इंश्योरेंस, कोई बिल नहीं भरता। हमारे देश में ये तीनों बातों का उतना उपयोग नहीं हुआ, और इसलिए ये 10,000 करोड़ फंड ऑफ फंड है। जैसे आज NHI है कि NHI में हमारा इनकम इस साल 40,000 करोड़ है। अगले साल मैंने कहा कि कुछ नहीं, मुझे 5 लाख में 1 लाख करोड़ करना है। अब 1 लाख करोड़ अगर NHI का इनकम बजट को छोड़कर अगर साल का होगा, तो मैं 10 लाख करोड़ बनाऊंगा, मैं उसको कैपिटलाइज करते जाता हूँ। तो यही फाइनेंशियल मॉडल अभी लाया है, और ये 10,000 करोड़ को फाइनेंस मिनिस्टर ने मंजूरी दी है। और पहली बार हम लोग जो अच्छी MSMEs है उनको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक है, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, और उनकी टोटल इक्विटी जो मार्केट में रेस करेंगे उसमें 15% हम उनको सपोर्ट करेंगे। और 10 रुपये का शेयर आज हम लेंगे, एक आधी बार ये भी संभावना हो सकती है कि 10 रुपये का शेयर 100 रुपये का होगा, और एक दिन 100 रुपये का शेयर 30 रुपये का हुआ, तो ये भी कभी एक आधे 100 में से ये भी धोखा है। पर अल्टीमेटली इट्स ये एक प्रकार का एक ये है, चैनल है। तो ये मेरा विश्वास है कि इसमें से हम लोग काफ़ी बड़े प्रमाण पर इंडस्ट्री को मदद कर पाएंगे। अभी जो MSME की जो विशेष रूप से सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम है, ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, आप आपके डिस्ट्रिक्ट में इसको मॉनिटर करिए, और इसमें 5 साल में 14 से 19 2.67 lakh units have been set up, providing employment to 21.36 lakh people. Capital subsidy of 15% in urban area and 25% in rural area for micro enterprises of investment up to rupees 25 lakh in manufacturing and rupees 10 lakh in services supported by bank loan. ये ऑलरेडी हुआ है। अभी करंट ईयर में 58,000 यूनिट अप्रूव्ड हुए हैं, और 1712 करोड़ सब्सिडी हम देंगे। अभी जो मैंने बैंक की बात बताई, ये मीटिंग के बाद 22,000 प्रपोजल डिस्पर्स हुए हैं। इसलिए मैं भी हवा में बात नहीं करता, आप भी मत करिए। 10 दिन के बाद मेरे पास आइए, आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, NBFC, नेशनलाइज्ड बैंक, शेड्यूल बैंक, प्राइवेट बैंक, सबका रिकॉर्ड 5 स्कीम का, और किसका लोन मंजूर हुआ, किसका नहीं हुआ, पूरा रिकॉर्ड मैं अपने ऑफिस में, आपको पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, और यहाँ से कंट्रोल करेंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर का अच्छा सपोर्ट है, हम दोनों मिलकर। अगर बैंक इसमें लोन नहीं देगी, जब हम गारंटी लेते तो फिर जरूर उसके ऊपर हम लोग बोलेंगे कि बात ठीक नहीं है, पर फिलहाल बैंक भी कोऑपरेट कर रही है, और इसमें काफ़ी अच्छा हुआ। इसमें जो एक बात मैंने आपको बताई थी कि पास्ट डाटा एनालिसिस हैज़ revelated that 11% proposals are getting rejected by banks as a target is reached. उन्होंने कहा कि आप प्रपोजल रिजेक्ट कर दो, अभी टारगेट रीच हुआ। मैंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टारगेट? योर टारगेट इज मिनिमम टारगेट, आपको ज़्यादा अच्छा काम मत करो, ये किसने कहा? ये टारगेट की लिमिट नहीं है, तो ये 11% ऐड किए उन्होंने। दूसरा, 11% वे रिजेक्टेड एज आउट ऑफ सर्विस एरिया ऑफ बैंक।
तो हमने उनको कहा कि आपके एरिया में नहीं होता तो जिस एरिया में वहाँ केस ट्रांसफर करो। तो ये भी फाइनेंस मिनिस्टर के उपस्थिति में 22% पेंडिंग केसेस का निर्णय लग गया। शायद 2-4-5% लोग ऐसे निकल सकते हैं कि जिनने इसके पहले लोन लिया, वापस नहीं किया, हैबिचुअल डिफॉल्टर के लिस्ट में होंगे, तो वो बात छोड़ दीजिए। पर बाकी बाय एंड लार्ज बैंक में ये पेंडेंसी अब निकल जाएगी, इसका मॉनिटरिंग होगा। और सबसे अच्छी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी, 10 दिन के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके जितनी बैंक है उनकी ब्रांचेस वाइज आपको रिकॉर्ड देखने के लिए मिलेगा। मुझे लगता है इसमें अड़चन नहीं आएगी। ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जो है उसको मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये भी हमने काफ़ी अच्छी स्कीम की। इस साल 45,000 करोड़ इसमें देंगे बैंकों को। फिर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर एक अच्छी बात है फॉर टेस्टिंग, ट्रेनिंग सेंटर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, रॉ मटेरियल डेपो, complementing production process, etc., to create upgrade infrastructure facilities in the new existing industrial areas. इसका भी हुआ है। 76 common facility centers have been commissioned, which benefits around 85,740 units. 169 infrastructure development projects have been commissioned to benefit around 29,308 units. Government contributes up to rupees 18 crore for common facility project up to rupees 20 crore. Now government contributes up to rupees 12 crore for common infrastructure projects. ये भी अच्छा चला है। स्कीम ऑफ फंड, ये जो अपग्रेडेशन रजिस्ट्रेशन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री स्फूर्ति, ये भी विलेज इंडस्ट्री में कॉयर, हनी, बाम्बू, बायोफ्यूल, फिशिंग, ये सब इसमें लाया है। और इसमें टेक्नोलॉजी वहाँ तक गाँवों तक ले जाकर, जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी किया है। मैं बिल्कुल साफ बताना चाहता हूँ कि हमारे दिल्ली में बैठे हुए चाहे कोई भी लोग हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, यहाँ की गांव की आवाज़ यहाँ तक नहीं आती। और इसलिए ये गांव सेंट्रिक, ट्राइबल सेंट्रिक, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सेंट्रिक, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक, महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय की बात है, द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी हु इज सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड, वो साइकिल रिक्शा चलाने वाले से लेकर ये 10 लाख सोलर चरखे बांटने तक, ये केंद्र बिंदु मानकर ही ये डिपार्टमेंट आगे जाएगा। अर्बन एरिया में टेक्नोलॉजी आएगी, सेंटर्स आएंगे, सब कुछ आएंगे। ये जो 53 क्लस्टर्स ऑपरेशनल हुए हैं और इस साल 271 हो रहे हैं। अब मैं कुछ निगेटिव बातें मेरे लिए ठीक नहीं है। मैंने एक बार ये किया, पूछा तो 3 साल में क्लस्टर में कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा, सेक्रेटरी कह रहे सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक बैठे, और नथिंग डूइंग। यू टेक द डिसीजन, ये मुझे नहीं चाहिए। और दूसरा, व्हाट इज द मीनिंग, मुझे बताओ शुरू हुए क्या? तुमने मंजूर किए वाला डाटा मुझे मत बताओ, वो जमीन पर शुरू हुए क्या वो बताओ। ये डाटा जोड़ो, इसको अच्छी अच्छी बातें मुझे बता दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं हुआ ये बताओ। अभी वो प्रोजेक्ट में एक मिस्टेक थी कि जो लैंड देता है वो कैपिटल कॉस्ट में नहीं पकड़ देता। मैंने बोला ये कैसी बात है, कोई आदमी अगर 20 लाख रुपए की लैंड देता है तो यू शुड इंक्लूड इट कैपिटल कॉस्ट। उसके नियम बदले, बिल्कुल बदल दिए सब नियम। और आपको मैं बताता हूँ कि आप और बताइए, जहाँ जहाँ आवश्यक हो गए ये सब नियम हम बताएंगे। इसमें जो सबसे अच्छी योजना है कि गवर्नमेंट गिव्स ए कैपिटल ग्रांट ऑफ रुपीज़ 5 करोड़ फॉर क्लस्टर्स। जैसे ये गन मेटल वाला क्लस्टर है, आप बनाइए, 500 कारीगरों को इकट्ठा करिए, क्लस्टर बनाइए, मैं 5 करोड़ ग्रांट आपको देने के लिए। और मैं आप सबको प्रार्थना करता हूँ। सर एक जिज्ञासा, जो गांव एमपीज ने अडॉप्ट किए हैं सर, उसमें भी क्लस्टर्स बन सकते हैं क्या? सर कहीं भी बन सकते हैं, ग्रेट, लाओ तुम, ग्रेट। और ये क्लस्टर बनाने से ही, जो आप जयराम रमेश जी ने कहा 100% सच है, जो क्लस्टर बनेंगे तो औद्योगिक विकास होगा, विकास होगा तो जीडीपी बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा और गरीबी दूर होगी। इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। आप लाइए, हम लोग इसके लिए पूरी मदद करने के लिए तैयार है। और इसीलिए वो सोलर चरखे का हमने किया है। खादी विलेज इंडस्ट्री के बारे में मैं घोषणा करता हूँ कि तुरंत 15 दिन के अंदर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को, KVIC को कैसे प्रोफेशनली आने वाले समय में और स्ट्रेंथन करें। और मैं आपको एक बता दूँ, खादी ग्रामोद्योग कमीशन के जो प्रेजेंट अध्यक्ष हैं वो काफ़ी एक्टिव है, अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी इनिशिएटिव मिस्टर सक्सेना करके। और अब इसको और प्रोफेशनली जोड़कर हम फैसिलिटर बनेंगे और इसके लिए एक अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंसी से हम उसका अध्ययन भी करेंगे
और हमारे सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 3 लोगों की कमेटी अपॉइंट करेंगे और 3 महीने के अंदर खादी ग्रामोद्योग को, विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को हम रिवैम्प करेंगे और उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करेंगे, ताकि हमारी चीज़ें दुनिया के बाहर जाए। आपके इटावा में वो एक खादी ग्रामोद्योग का प्रोजेक्ट है, कोई चतुर्वेदी करके चलाते हैं, मुझे लगता है वो कांग्रेस की कार्यकर्ता थी इटावा में। हाँ, तो वो काफ़ी जगह पर अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसको हम लोग पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। टूल रूम्स में भी हमने अभी जो सेंटर्स है, इसमें वाधवानी फाउंडेशन उसके साथ मिलकर अमेरिका से आए, वो प्रधानमंत्री को वहाँ मिले और मैंने हमारे डिपार्टमेंट को, तुम काहे के लिए ट्रेनिंग सेंटर चलाते हो, तुम्हारी क्या ताकत है, तुम्हारा क्या अनुभव है, जो सक्सेसफुली कर रहा है उसको दे दो ट्रेनिंग सेंटर। तुम खोलने के लफड़े में मत पड़ो, अगर आप खोलते तो काहे नौकरी काहे के लिए करते हैं आप ये लफड़े, जो अच्छे इंडस्ट्रीज है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप दो। अभी हम लोग प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, संख्या काफ़ी बड़ी है और इसमें 5,000 करोड़ की प्रोविज़न है। इसमें अभी तक 2,08,174 ट्रेनिज को ट्रेन दिया। ये चेन्नई में ये जूते बनाने का ट्रेनिंग देने वाला हमारा सेंटर है। आपको ताज्जुब होगा, वेटिंग लिस्ट है उसमें, वहाँ एडमिशन के लिए मेरे पास आया, MP लेके आ रहे कि इसको वहाँ अपॉइंट करो, इतना अच्छा सेंटर है। और वहाँ से जूते के डिज़ाइन बनाकर, और जूते की इंडस्ट्री कितनी है, 1,48,000 करोड़ की जूते की इंडस्ट्री है और 90,000 करोड़ उसका हमारे यहाँ देश में खपत है और 45 से 50,000 करोड़ उसका एक्सपोर्ट है। अरे एक एक सेक्टर में जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। ये 2% इंटरेस्ट सबवेंशन, अभी तक GST रजिस्टर MSME को हमने ये भी दिया है और उसमें 625 करोड़ रुपए डिसबर्स भी हुए हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं हैं, ये क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स, ये भी लगभग काफ़ी बड़े प्रमाण पर हमने 34,540 MSME को 2,268.80 करोड़ रुपए पैसे दिए हैं फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भी मैंने आपको बता दिया है। बाद में ये जो प्रधानमंत्री जी ने बीच में कहा था कि 59 मिनट्स लोन पोर्टल, अब ऐसा हम भी सीखते हैं, तो प्रधानमंत्री ने कहा फटाफट लोन सैंक्शन हो गया। अब मैंने आने के बाद पूछा, बैंकिंग सेक्रेटरी मीटिंग बुलाई, मैंने बोला लोन सैंक्शन हुआ, डिसबर्समेंट कितना हुआ बताओ। फिर ध्यान में आया कि इसमें और ताकत लगाने की आवश्यकता है। अभी आपको बताता हूँ, 1.88 लाख लोन्स इन्वॉल्विंग ₹59,000 crore have been sanctioned and 1.68 lakh loans involving ₹50,532 crores have been disbursed। यानी केवल हवा में नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ने जो कहा कि 61 मिनट में, अभी एक सीधी बात है, GST टर्नओवर की GST कितना भरते बताओ, बैंक में टर्नओवर कितना है बताओ, क्रेडिट रेटिंग हो जाएगा, AAA रेटिंग जिसको मिलेगा उसको तुरंत रेड कार्पेट मिलेगा। तो ये स्कीम जो है उसको अच्छी तरह से चलिए। मार्केट एक्सेस इज ए प्रॉब्लम। चाइना को खड़ा किया अलीबाबा ने, USA को खड़ा किया अमेजॉन ने, और हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे देश के बजट के बराबर अमेजॉन का टर्नओवर है और ये अपना ये अलीबाबा का है। और हमारे देश में मार्केट में अभी मैंने बीच में कोशिश की, फिर उसमें वो सरकार में ये इसका सलाह उसका सलाह करते करते अब आखिरी में मैंने स्टेट बैंक कैपिटल के साथ बैठकर कहा कि तुम हमारे पार्टनर बन जाओ और मुझे पोर्टल बना दो। अंडरस्टैंडिंग हो गया, MOU साइन होगा और MSME के लिए और खादी और विलेज इंडस्ट्री के लिए हम लोग अलीबाबा और अमेजॉन जैसा मार्केटिंग पोर्टल ला रहे हैं, जिसमें काफ़ी बड़े प्रमाण में न्यूयॉर्क में बैठा हुआ आदमी बनारस की साड़ी अपने TV पर, अपने स्क्रीन पर देखकर उसकी ऑर्डर करेगा और उसको वहाँ डिलीवरी मिल जाएगी। तो ये निश्चित रूप से इसमें महिलाओं के लिए भी 25% जो था उसमें 3% रिजर्वेशन है। टेक्नोलॉजी एक्सेस का भी काफ़ी काम हुआ है। अब ये एक देखिए कि MSME सेक्टर में आपको जो लगता है देर आर चैलेंजेस, देर आर प्रॉब्लम्स। मैं बोला ऑलवेज आई हैव ए ओपिनियन दैट देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। आवर गवर्नमेंट वांट टू कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। इसमें मुझे कोई ये नहीं है प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, शुरुआत में टीथिंग ट्रबल, स्टार्टिंग ट्रबल होता ही है, पर मुझे लगता है इसमें से बाहर निकलकर आप सबके सहयोग से आगे जाएंगे। एक्सपांशन ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर्स 2018-19 में 18 थे और अभी 35 होंगे और इसको 153 बनाने का टारगेट 23-24 तक किया है।
क्रेडिट गारंटी सपोर्ट अंडर स्कीम 30,000 करोड़ 18-19 में थे, इसको हम लोग बढ़ा रहे। इस साल हम 50 से 45,000 करोड़ है, 1 लाख करोड़ तक जाने की बनाई है। न्यू माइक्रो ये टारगेट रखे हैं। टारगेट इज नॉट द पार्ट ऑफ कमिटमेंट। जैसे मैं आपको, नहीं तो मैं पहले वो NHI में था तो मैं कहता था कि हम लोग 40 किलोमीटर पर डे बनाएंगे, तो मुझे सवाल पूछते थे 40 करोड़ बने क्या। अरे मैंने बोला जब आपका लड़का एग्ज़ाम बैठता है तो आप उसको बोलते हैं मेरिट में पास हो, तो मेरिट में पास हो ये उसका टारगेट है। तो ये कोई ऐसा नहीं वो मेरिट बोलने के बाद फर्स्ट क्लास में पास होता है। तो ये जो टारगेट हमने रखे हैं काफ़ी अच्छे हैं, और इसमें खादी ग्रामोद्योग से लेकर हमारे जितने स्टेक होल्डर हैं उनका सबका इसमें अंतर्भाव है, और इसको बढ़ाने के लिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर इनिशिएटिव्स में जो यूके सिन्हा कमेटी के रिपोर्ट्स आए थे उसके रिकमेंडेशन में 39 रिकमेंडेशन ये रिजर्व बैंक ने कमेटी अपॉइंट की थी, और इसमें भारत सरकार ने स्वीकार की है। MSME फंड ऑफ फंड 10,000 करोड़, प्रपोजल अप्रूव्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड नाउ वी विल टेक इट टू कैबिनेट फॉर अप्रूवल। डिस्ट्रेक्ट एसेट फंड 10,000 करोड़, proposal approved by finance ministry and now we will take it to the cabinet for approval. RBI has issued circular extending the time for one-time restructuring of stress accounts till 31 December 2020. Over 6 lakh accounts have already been restructured by banks, और इसकी मुदत अब 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। Enterprise Development Center 500 centers to provide hand holding support to entrepreneurs. ADB का फंड, ADB वर्ल्ड बैंक इन्होंने हमको फंड दिया है, करीब 3,500 करोड़ ADB, 3,500 वर्ल्ड बैंक, 1,000 करोड़ KFW, ये क्रेडिट लाइन सस्ते में मिलेगी, उन्होंने भी अप्रूव किया है। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर 100 होंगे। ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम MSME में एक्सपोर्ट के लिए वो होगी। MSME गेटवे का मैंने बताया आपको कि हम लोग अलीबाबा या उसकी जैसी जो योजना कर रहे हैं। एक बैंक ऑफ आइडियाज़ इनोवेशन एंड रिसर्च हमने शुरू करने वाले, मैं अगले इसमें उसका उद्घाटन करूँगा। आइडियाज़ हमको दो टेक्नोलॉजी की, इसकी हम उसको सपोर्ट करेंगे। स्टेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग के बिना हम नहीं कर सकते। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट की भी रैंकिंग सिस्टम की है 4 E's। MSME में कौन से राज्य सरकार ने अच्छा काम किया उसका हर साल ऑडिट होगा। एंटरप्राइज क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सपोर्ट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लाइसेंस राज को खत्म करना। इन 4 बातों पर हर स्टेट का मूल्यांकन होगा और परफॉर्मेंस ऑडिट होगा और उनका रेटिंग होगा, रैंकिंग मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी सुधार आएगा। जहाँ तक मंत्री जी, आर यू गोइंग टू कंक्लूड शॉर्टली? 2 मिनट में खत्म होगा। एक सर, ये कॉयर के बारे में जो हमारे साउथ इंडिया से रिलेटेड लोग हैं, इसमें कॉयर को रोड में ये जो विशेष रूप से हमारा जो जियो फैब्रिक है, कॉयर जियो फैब्रिक, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और नेशनल, हाँ यस, आई नो द प्रॉब्लम एंड आई एम 100% फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट I want to support the people who are already involved in this business. The situation is not good. तो मैंने NHI को कहा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को, कि कॉयर का ये जियो फैब्रिक्स डालने से रोड का लाइफ बढ़ता है। तो अब आपको तो पता ही है, तो NHI ने कहा कि इसका टेक्निकली प्रूवन नहीं हुआ। तो कल ही हमारे मंत्री जी, मैं नहीं जा पाया, मीटिंग हुई, चेन्नई IIT को हमने अपॉइंट किया है, और रोड कंस्ट्रक्शन में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एम्बार्कमेंट और उसके साथ साथ बाकी सब बातों के लिए इसका उपयोग करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत आवश्यक है। सोलर चरखा, जिसके मैंने कहा कि सोलर चरखा आप एक बार देख लीजिए, कभी आए तो मैं यहाँ भी लाऊंगा। इतना सुंदर योजना है कि 10 लाख महिलाओं को 5 साल में सोलर चरखे बांटेंगे तो वो महिला का इनकम 18 से 20 हज़ार रुपये महीने का होगा। तो ये भी योजना कर रही है। सब अच्छी बात ये कि मैंने हमारे डिपार्टमेंट की एडिशनल सेक्रेटरी को कहा कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ बैठकर आप बात करो कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इकोनॉमी क्या होगी, जो आयात हो रहा है वो MSME में क्या हो सकता है। आपको कहते हुए मुझे अभिमान है कि चरखे से लेकर चांद्रयान तक पूरा MSME है। चंद्रयान पर जो गया उसमें भी पार्ट्स MSME ने बनाया है। तो अब स्वाभाविक रूप से ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पर हम काम कर रहे हैं और उसमें भी जल्दी काम होगा। हाइड्रोपेनिक्स की बात मैंने की, बाम्बू की बात मैंने की, रूरल एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग हम लोग ये काम करेंगे। और इसके साथ साथ मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। बताने लायक तो बहुत सी चीज़ें हैं।
कोई बजट कट नहीं हुआ है। मैंने आपके भाषणों में से सबको सुझाव देता हूँ। कई योजना हमने बंद कर दी, कोई योजना दूसरी योजना में मर्ज कर दी, इसके लिए वो कम पैसा दिखता है। हमने हमारा कॉर्पस फंड काफ़ी बना लिया तो पैसा की पोजीशन कम की क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए कोई कट नहीं हुआ है। और हम लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये हमारा बैकबोन है, ये हमारे एक नींव की हड्डी है और इसके भरोसे आगे का देश खड़ा होगा। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली है, उस इकोनॉमी में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में संतुलन बने और गांव से रोजगार मांगने के लिए कोई शहर में ना आए, गांवों में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार निर्माण हो, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को प्रोत्साहन मिले, एक्सपोर्ट बढ़े, पर कैपिटा इनकम जीडीपी और ग्रोथ रेट बढ़े, गरीबी दूर हो और हमारी देश की जो इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें एमएसएमई 100% अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट करेगी। यही विश्वास के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। Professor Jha? सर एक छोटी One minute. I've called upon. One minute. I've called upon Professor Manoj Jha. I'll call you next for clarification. थैंक यू ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर। सर माननीय मंत्री जी, 16 मार्च को मैंने एक प्रश्न पूछा था, मुझे बेहद अच्छा लगा। आपने कहा कि राज्यों का मूल्यांकन आप 4 आधारों पर कर रहे हैं। मैंने बिहार के टारगेट और अचीवमेंट दोनों देखे और वो चिंता का विषय है। उस संदर्भ में अगर आप एक बार कुछ बताएं तो बेहतर होगा सर। अध्यक्ष महोदय, सब्जेक्ट तो केवल भारत सरकार से संबंधित नहीं है और राज्य सरकार को कोऑपरेट करना, फैसिलिटेटर के रूप में मदद करना, ये हमारा काम है। वो जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स है उसका भी स्वरूप बदलने का निर्णय किया गया है। हम लोग पैसा देने के लिए तैयार है, लोन मंजूर करने के लिए तैयार है। अब ये बात मेरे लिए ठीक नहीं है कि पहले हम कहते थे कि योजना डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर को आप अप्लाई करो, पर अब हमारे पास एप्लीकेशन ही नहीं आती थी। फिर मैंने तय किया कि हटा दो इसको, अभी डायरेक्ट अप्लाई कर दो, हम निर्णय करेंगे। तो नेचुरली यही है कि उनके साथ हम लोग निश्चित प्रमाण इससे हम लोग कोशिश करेंगे और राज्य सरकार को हम पूरी मदद करेंगे और उसको बढ़ाएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने कही कि अभी ये जो कोरोना वायरस चल रहा है सब बंद है। कल मैं एक होटल में गया था खाना खाने के लिए, रात को पूरा होटल खाली पड़ा था। ये एमएसएमई है, छोटे छोटे उद्योग हैं, इंडस्ट्री में गड़बड़ी है, काफ़ी काम स्टॉप हुआ है। ये आपका टेक्सटाइल का भी प्रॉब्लम है। कल शाम को फाइनेंस मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई है और मैंने हमारे तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस भेजे हैं, पर उसके बारे में आज यहाँ कुछ बताना उचित नहीं होगा। पर आपने कही हुई बात लेजिटिमेट और जेन्युइन है। मैं अपने तरफ से ये जो संकट है, इसमें एमएसएमई पर भी बहुत बड़ा संकट है और जो उनको इंस्टॉलमेंट देना है, बैच लग रहा है, परिस्थिति मार्केट एकदम डाउन हो गया है, तो इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, इसके बारे में कुछ रिकमेंडेशन मेरे विभाग ने वित्त मंत्री जी को दिए हैं। अंतिम निर्णय वो करेंगे, मैं जरूर कोशिश करूँगा। आई नो द प्रॉब्लम। Anand Sharma. मंत्री महोदय ने बड़ा विस्तार से बताया, जितना मैंने सुना, मैंने पूरी बात तो नहीं सुनी, जितनी सुनी काफ़ी प्रभावित है पूरा सदन। और लगता है इनकी बात सुन के कि कोई भी चुनौती अभी नहीं है, हर काम ठीक चल रहा है। आपको शुभकामनाएं, उम्मीद भी है। ये बड़े डायनेमिक मंत्री हैं और जो भी विभाग आप देखते हैं, मैं तो सोच रहा था आपकी बात सुन के कि सरकार को और देश में जितनी चिंताएं, अगर सूचना और प्रसारण भी आप ही देखते तो सब चीज़ अच्छी लगती है। खैर, ये कहने के बाद मुझे एक चीज़ पूछनी है माननीय मंत्री महोदय से। पहले आपने इनोवेशन की बात कही, क्या आपने कोई एमएसएमई सेक्टर जहाँ से देश का जो उत्पादन होता है उद्योग का 40% होता है और 45% हमारा जो एक्सपोर्ट है वो एमएसएमई सेक्टर से जाता है। आप एक तो इनोवेशन के लिए आपने क्या कोई सेपरेट फंड उसमें बनाया है? आपने जिक्र किया था उसका। दूसरा, नहीं अभी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या आपने उल्लेख किया। अब बैंकों के पास जितना पैसा है, कोऑपरेटिव बैंक के पास, दूसरे एनबीएफसी के पास, स्थिति तो कई चुनौतियाँ एनबीएफसी के पास भी, बैंकों के भी पास एनपीएस का है और कितना पैसा उपलब्ध है। पर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट की। क्या एमएसएमई के लिए आप कोई इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हैं?
तीसरी जिस बात का आपने अभी उल्लेख दिया, लास्ट बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने सांकेतिक भाषा में तो कहा आप चिंतित हैं कि अभी जो संकट आया है, विश्व के सामने वैश्विक संकट है, उसमें क्या खासतौर पे जिन लोगों का रोजगार जाएगा, जो छोटे उद्योग में, लघु उद्योग में हैं, बंद हो गए हैं, उनके लिए आप क्या प्रावधान करेंगे? कई सरकारों ने विश्व में किया है ताकि जिनका रोजगार खत्म होगा अभी कुछ महीने के लिए, जब तक संकट से उभरता नहीं है, उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं, खास तौर पे लघु उद्योग के लिए? Thank you, Anand ji. Mantri ji, 1 minute. I'll just take very quick clarification questions and just answer everyone in one shot. Oh, okay. अध्यक्ष महोदय, पहले बात तो ऐसी है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका संबंध एक्सपोर्ट के साथ है। और ये सच्चाई है कि हमारे यहाँ बैंक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और उसके लिए हम 2% सब्सिडी देते हैं। अगर 11% लगा तो 9% लगता है और 625 करोड़ रुपए इसमें डिसबर्स किए हैं, पर इसके लिए भी 9% भी ज़्यादा है। नहीं, उसमें मेरे हाथ में नहीं है वो, पर अब इसमें ऐसा है कि हमने 3 क्रेडिट लिए, लाइन दी है, एक वर्ल्ड बैंक की, एक एडीबी की और एक KfW की है, और ये तीनों मिलाकर करीब 7,000 करोड़ हैं। ये शायद हम लोग 6-7% तक ला पाएंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट कम करना मेरे हाथ में नहीं है, पर वर्ल्ड में देखा जाए तो जापान में इंटरेस्ट कॉस्ट 1% है और चाइना में भी इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत कम है। हमारी कैपिटल कॉस्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा होती है। हम कोशिश करेंगे। दूसरी बात, जो ये कोरोना का बात आई है, इसके लिए ज़रूर है कि कहीं ना कहीं तो इसका नुकसान हुआ है, क्योंकि ये एक नेचुरल कैलेमिटीज़ है। तो मैंने अभी सम्मान्य सदस्य के जवाब में कहा कि कल फाइनेंस मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई है। मैंने अपने तरफ से कुछ प्रपोजल उनको दिया है, पर आज मैं वो कहना उचित नहीं होगा। फाइनेंस मिनिस्टर उसका निर्णय करेगी। अब पहली बात शायद भूल गए थे आपको, अब पहली बात और क्या कहते, इनोवेशन के लिए ऑलरेडी योजनाएं हैं, हम पैसे भी दे रहे हैं और इनोवेशन करने वाले, स्टार्टअप करने वाले, उन लोगों के लिए स्पेशल 1 करोड़ तक तुरंत पैसा देते हैं, उनको हम मदद करते हैं। Please keep the interventions to one sentence, please. And similarly with the minister. Go ahead. थैंक यू सर। सर, जिले के स्तर पर जो DLRC बैठती है, सर MSME की जी जो भी प्रोविजंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, लोगों को एडवाइस करने के लिए, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पर काम करने के लिए, क्या उसमें कोई बैंकिंग के माध्यम से कोई अच्छा प्रोविज़न करा देंगे? अगर करा देंगे तो बहुत आसान होगा हम लोग के लिए। Sure. Shri Binay Vishwan, one sentence. 2 sentences. Sir, knowing the time constraints, I cut short. Everybody appreciate your intentions and the goodwill and your dynamism, no doubts. But the way in which you approached the impact of the demonetization and GST is still doubtful. So I may request you whether the government publish a white paper on the impact of the demonetization and GST on the MSME in the coming 3 months' time. Sure. Shri Banda Prakash. They are announcing the cluster approach in the MSMEs. Cluster approach. The Telangana government also doing the same. They are going forward on the cluster approach, sir. What are the facilities, what are the support you will give for the cluster approach and linkages with the big industries? Thank you. Shri Wilson. Can you advise the nationalized bank, because of the coronavirus problem, the people are stayed at home and they are not in a position to repay their mortgage loans, at least defer the recovery or defer the application of penal interest? Can you tell? Yes, at the EMI. I would like to know from the Honourable Minister, as he knows that Bangalore is has got a biggest public sector units. One of the major unit, ITI, Indian Telephone Industry, it was the biggest in Asia. It has closed down. Many of the public sectors have closed down. It had a huge ancillaries. You have any plans for redevelopment of those ancillary units in Bangalore?
Srimati Rupa Ganguly. हो जिस तरह से खादी ग्रामोद्योग पर आप इतना ध्यान दिए हैं तो वो इलेक्ट्रिकल्स, माइनिंग्स एंड मशीनरी के बारे में और थोड़ा सा उस पर भी मदद चाहिए लोगों को. Last clarification, Ami Yagnik ji. All the steps you mentioned are laudable, all the schemes also. I only want to know one pointed question I wish to ask. How are you going to solve the liquidity crunch, the liquid money which is not available to these people at the micro level, not medium or small? How will you tell or how will you walk the extra mile to see that the banking sector makes these funds available to this micro sector? One point question is this, and the second is that how will you make this micro level people understand that these are the schemes or make them aware of all this knowledge or technological innovations involved in all these setups you're talking about? Minister. अध्यक्ष महोदय, ये जो ऑलरेडी डेट ट्रैप में जो लोग फंसे हुए हैं, यूके सिन्हा कमेटी ने 39 रिकमेंडेशंस दिए हैं और 103 निर्णय भी उन्होंने कहा ये करने हैं. कैबिनेट सेक्रेटरी इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, उनका बार बार रिव्यू करते हैं और यूके सिन्हा कमेटी में जो आपका मैं डिटेल नहीं समय के कारण नहीं बता पाया, उसके साथ आपकी सब समस्याओं का लगभग जवाब है और ये यूके सिन्हा कमेटी के रिकमेंडेशन ही फ्यूचर की पॉलिसी है. जो लोग फंसे हुए बैंक में जिनका नहीं है, तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि 6 लाख एमएसएमई का रिस्ट्रक्चर हो गया. इसके बाद ये मुदत जो थी 31 मार्च को ख़त्म हो रही थी, अब उसको हमने छोटे छोटे लोगों के लिए प्रोविज़न है, अब इसको हमने 31 दिसंबर तक आगे बढ़ाया है. तो ये जितने होंगे उनको मॉनिटरिंग भी मिलेगा, रिस्ट्रक्चरिंग भी होगा. फिर कुछ लोगों का कर्जे का बोझा ज़्यादा है, अब उसके लिए हमने 10,000 करोड़ की प्रोविज़न की है ताकि ऐसे लोगों को खड़ा करने के लिए किस प्रकार से मदद करें ताकि वो फिर से आए. रही बात इसमें जो कोरोना वायरस के कारण है, उसके बारे में आपकी सबकी भावना है, मेरी भी भावना है और मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को आज हमने हमारे तरफ रिकमेंडेशन भेजे. उसके बारे में मैंने क्या भेजा ये आज उनके अनुमति के बिना कहना उचित नहीं होगा, पर आपकी भावना की चिंता मैं वहाँ आपके उनके सामने ज़रूर रखूँगा. जहाँ तक जीएसटी और नोटबंदी दोनों विषयों को लेकर जो कुछ कहना आपको, वो जो एक फेज थी, आप भी ये मानते हैं कि स्वाधीनता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी जीएसटी है और जब कोई नई भी पॉलिसी हम जब स्वीकार करें, इसको सब पार्टी ने सपोर्ट किया है, तो जब ये रिफॉर्म होता है तो शुरुआत के समय में प्रॉब्लम आता है, पर धीरे धीरे परिस्थितियाँ काफ़ी बदली है और इसमें से अब काफ़ी राहत मिली है. हम जैसे जैसे सुझाव आते हैं उसमें काफ़ी रेक्टिफिकेशन किए, रेट कम किए गए हैं, टीएसबी इसका जो एक्सपोर्ट करने वालों को जो रिफंड होता था उसकी अड़चनें दूर की गई है और जब भी कोई समस्या आती है तो उसके ऊपर लगातार विचार हो रहा है और मुझे लगता है ये प्रॉब्लम अब धीरे धीरे काफ़ी बड़े प्रमाण पर कम हुआ है. नोटबंदी के बाद एक बात ज़रूर है कि बहुत सा सेक्टर जो था वो हमारे सिस्टम में नहीं था, यानी हमारी भाषा में नंबर 2 का बिजनेस था विदाउट बिल का. पर मैं एक मानता हूँ कि जो पैसा, जो कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा करने के लिए खर्चा होता है उसको हमने ब्लैक मनी नहीं कहना चाहिए. हाँ, तो उसके लिए नेचुरल रूप से हमने ये कोशिश की है कि उसके बाद उनको इतने बेनिफिट्स और इंसेंटिव दे रहे हैं और जीएसटी कितना बढ़ा है और अपना टर्नओवर कितना किया है उसके ऊपर बैंक तुरंत लोन दे रही है और उसके आधार पर उनको फैसिलिटी मिल रही है और इंडस्ट्री को एक्सपांशन करने का मौका मिल रहा है. तो ये दोनों के स्थितियों के बाद में जो भी कोई अड़चनें थी सरकार ने सुलझाने का पूरा प्रयास किया है, अब वो नॉर्मलाइज हो गई है. अब मैं नहीं मानता कि ये समस्या बहुत बड़ी है. Thank you, Minister. We move on to the discussion on the working of the Ministry.